मदर को एक स्कॉर्पियन यानी कि एक बिच्छू ने डंक मार लिया था। इसकी वजह से ये जो स्कॉर्पियन है ये मजबूर हो गया कि वो रेंगता हुआ एक चावल की बोरी के नीचे आश्रय ले ले। हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू माय चैनल अनलीश विद इंग्लिश। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इसे निजिन इज़ेकियल ने लिखा था। वैसे तो इस पोएम में टोटल 8 स्टैंजाज हैं, लेकिन क्योंकि मैं ये क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से बना रही हूँ तो क्लास 10th के सिलेबस में इसमें सिर्फ 4 स्टैंजाज ही इंक्लूड किए गए हैं। ये पोएम इतनी खास इसलिए है क्योंकि ये पोएट की रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। तो आइए पोएम को शुरू करते हैं। तो पोएम की स्टार्टिंग की लाइंस में पोएट हमें बताते हैं कि उन्हें वो रात याद है जब उनकी मदर को एक स्कॉर्पियन यानी कि एक बिच्छू ने डंक मार लिया था। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. Crawl का मतलब है यहाँ पर रेंगना। Steady rain मतलब जो बारिश बिना रुके होती ही चली जाती है। Beneath मतलब किसी चीज़ के नीचे। And sack of rice का मतलब आप समझते ही हैं, चावल की बोरी। तो 10 घंटे से जो लगातार बारिश हो रही थी, उस बारिश की वजह से ये जो स्कॉर्पियन है ये मजबूर हो गया कि वो रेंगता हुआ एक चावल की बोरी के नीचे आश्रय ले ले, छुप जाए। Parting with his poison, flash of diabolic tail. In the dark room, he risked the rain again. पार्टिंग का मतलब अलग हो जाना, जुदा हो जाना। पॉइजन का मतलब आप समझते ही हैं, जहर। फ्लैश होता है जैसे लाइट ट्रैवल करती है ना इतनी स्पीड से, दैट इज कॉल्ड फ्लैश। और डायबॉलिक टेल के दानव रूपी जो बिच्छू की टेल थी। दानव रूपी क्यों कहा गया है? क्योंकि जो बिच्छू होता है ना, स्कॉर्पियन जो होता है, वो अपनी टेल के थ्रू ही किसी को डंक मारता है। और यहाँ पर किसे डंक मारा गया है? यहाँ पर पोएट की मदर को डंक मार दिया गया है। इसीलिए बिच्छू की जो टेल है उसको पोएट ने डायबॉलिक कहा है। फाइन। Parting with his poison, flash of diabolic tail, in the dark room, he risked the rain again. अब अंधेरे कमरे में जो पोएट की मदर है उनको डंक मारने के बाद, कैसे? बिजली की तेजी से डंक मारने के बाद स्कॉर्पियन वहाँ से फिर से बाहर भरी बारिश में, मूसलाधार बारिश में जाने का रिस्क ले लेता है। The peasants came like swarms of flies. Peasants यहाँ किसानों को, कृषकों को कहा गया है, ठीक है, जो किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं या पशुपालन करते हैं, ठीक है, पीजेंट्स बोलते हैं। स्वार्म्स आप समझते हो, झुंड, किनका? फ्लाइज, मक्खियों का। बज्ड का मतलब है जिस तरह से मक्खियाँ भिन भिन आती हैं ना, उसी तरह की आवाज़ करना। फाइन। So the peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times. अब क्या हुआ, ये सब के पास ये खबर पहुंच चुकी थी कि पोएट की जो मदर है उनको बिच्छू ने डंक मार लिया है। तो आसपास के घरों से, गांव से लोग, जैसे मक्खियों का झुंड होता है ना, उस तरह से सब लोग इनके पोएट के घर में इकट्ठा हो गए। एंड बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, और सब लोग मिलकर भगवान का नाम जपने लगे, भगवान को याद करने लगे, है ना, उनसे प्रे करने लगे। तो ये जब सब लोग एक साथ मिलकर प्रे कर रहे थे तो उनकी सबकी मिलीजुली आवाज़ वैसी ही सुनाई दे रही थी जैसे जब सारी मक्खियाँ मिलकर आप भिन भिनाने लगती है ना तो एक हमिंग साउंड निकलता है, वैसा ही एक बजिंग और हमिंग साउंड इन लोगों के कलेक्टिवली प्रेयर करने से भी निकल के आ रहा था। टू पैरालाइज द इविल वन। और ये सब किस लिए हो रहा था? कि जिस बिच्छू के जहर ने अब पोएट की जो मदर है उनकी बॉडी में अपना रास्ता तो बना लिया है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि वो जहर जो है उनकी नसों में ज़्यादा दूर तक ना फैले, है ना, नहीं तो फिर वो तो क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, लाइफ और डेथ का सिचुएशन हो जाएगा। तो वो जहाँ है जहर, जहाँ तक पहुँचा है वहीं रुक जाए, पैरालाइज हो जाए, इसलिए वो सब लोग एक साथ मिलकर गॉड को प्रे करने लगे। With candles and with lanterns throwing giant shadows on the wall. अब अचानक से इतने सारे लोग पोएट के घर में जमा हो गए हैं, ठीक है, तो
इनके हाथ में क्या है, कोई कैंडल्स लेके आया है, कोई लालटेन लेकर आया है। तो आपको इन चीज़ों से पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का कुछ वहाँ पर अरेंजमेंट फ़िलहाल तो नहीं है, ठीक है। और जैसे ही ये लोग सब इकट्ठा हुए हैं पोएट के घर पे, तो इनकी जो शैडोज़ हैं, इनकी जो परछाइयाँ हैं, वो पोएट के घर की दीवारों पे बहुत ही जायंट यानी कि बहुत ही बड़ी नज़र आ रही हैं। क्योंकि जब भी आप कोई भी लाइट का सोर्स अपने बॉडी के बहुत पास रखते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो शैडो है वो बहुत एनलार्ज्ड बनती है ना, साइंस में हम पढ़ते हैं इस चीज़ को। दे सर्च्ड फॉर हिम, ही ले विद हिज बर्nt आउट आइज एंड बॉडी like a lanterns abandoned on the floor. अब हुआ क्या, जो सब लोग इकट्ठा हुए थे पोएट के घर पे, अब ये लोग क्या करने लगे, ये उस स्कॉर्पियन को ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद उनको वो स्कॉर्पियन मिल जाता है और वो कैसे पड़ा हुआ है ज़मीन पर, एकदम बेसुध होके। बर्nt आउट आइज़ का मतलब यहाँ पर ये है कि वो पूरी तरह से थक चुका है, ठीक है, एकदम निष्क्रिय पड़ा हुआ है, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना लोगों को देख के डर से इधर उधर भाग रहा है, ठीक है। वो बिल्कुल ही मोशनलेस पड़ा हुआ है। किस तरह से पड़ा हुआ है, जैसे कोई लालटेन जब पूरा उसका तेल ख़त्म हो जाता है ना, तो वो कैसे पड़ी रहती है ना, यूज़लेस एकदम, जैसे किसी ने उसको बस वो फेंक दिया हो फ्लोर पे। इसी तरह से वो स्कॉर्पियन भी निष्क्रिय, एकदम मोशनलेस, है ना, एकदम एनर्जी जिसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इस तरह से वो वहाँ फर्श पे पड़ा हुआ मिलता है इन लोगों को। स्कॉलर्स, अब हम इस पोएम का 3rd स्टैंजा पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पोएट ने अपनी मदर की कंडीशन बताई है कि स्कॉर्पियन द्वारा जो डंक पोएट की मदर को लगा, उसके बाद उनकी मदर की क्या कंडीशन थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, ग्रोनिंग ऑन अ मैट। ग्रोनिंग, ये जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसका मतलब है कि वो कराह रही थी। दर्द भरी आवाज़ जो निकलती है एक इंसान के जब वो तकलीफ़ में होता है, उसे ग्रोनिंग कहा जाता है, ठीक है। तो पोएट की मदर यहाँ क्या कर रही थी, वो अपने दर्द में तड़प रही थी, करवटें बदल रही थी, ठीक है। और उनके मुंह से क्या निकल रही थी, कराहटें, दर्द भरी आवाज़ें निकल रही थी। ताकि इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। माई फादर सेप्टिक रैशनलिस्ट, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। अब यहाँ पर फादर के लिए पोएट ने 2 एडजेक्टिव्स यूज़ किए, वन इज़ सेप्टिक एंड द अदर वन इज़ रैशनलिस्ट। तो मतलब पोएट के फादर का जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा है कि वो किसी भी बात की सच्चाई को यूं ही किसी के कहने भर देने से मान नहीं जाते। तो ऐसा किसी ने कह दिया कि हाँ ये बात सच है तो वो मान जाए, ऐसे पर्सन वो नहीं है, ठीक है। दूसरा, वो हर चीज़ को लॉजिक और रीजनिंग के हिसाब से देखते हैं, रादर देन कि वो इमोशंस और, है ना, किसी तरह के सुपरस्टिशंस में माने, इस तरह के पर्सन नहीं है वो बहुत ही तर्कवादी इंसान है, ठीक है। उनको हर चीज़ के लिए फैक्ट्स और लॉजिक की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ लिखा है ना, देखिए, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग। अब ऐसा इंसान जो लॉजिक और जो थॉटफुल है, अब उनको भी अपनी वाइफ की इस कंडीशन में ऐसा जकड़ लिया है कि अब वो भी सोच में पड़ गए हैं कि ऐसा क्या ही कर दिया था हमने, कि किस कर्म की कर्स, यानी कि ऐसा हमने कौन सा बुरा कर्म कर दिया था कि ऐसी एक सिचुएशन आ गई है हमारे सामने। और वो सारी ब्लेसिंग्स याद करने लगे कि शायद मैंने कोई अच्छे कर्म भी किए हों तो उन कर्मों का फल मिल जाए मेरी वाइफ को और वो ठीक हो जाए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी कि एक रैशनलिस्ट इंसान, एक लॉजिक और रीजनिंग पे तर्कवादी इंसान, वो भी अब इन चीज़ों में पड़ गया, अपने अच्छे और बुरे कर्मों को याद करने लगा। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, he even poured a little paraffin into the bitten toe and put a match to it. Powder, mixture, herbs and hybrids means
उस वक्त जो भी इंसान उनको जो भी आइडिया दे रहा था कि इनकी पाउडर लगा दो, है ना, कोई किसी चीज़ का पेस्ट बना के लगा दो, कोई जड़ी बूटी है वो पीस के लगा दो, या इन चीज़ों का मिश्रण बना के एक मिक्सचर बना के एक पेस्ट टाइप बना के इनके जहाँ पर डंक लगा है उस जगह पर लगा दो, है ना। इतना ही नहीं, पोइट के फादर ने क्या किया है कि थोड़ा सा पैराफिन ऑयल लेकर, जैसे कैरोसिन ऑयल होता था ना, उसको लेकर जहाँ पर डंक लगा है उस पैर की उस उंगली को आग ही लगा दी। ये भी एक तरह का पहले बहुत पहले के टाइम पर ये भी एक है ना उपचार का एक तरीका माना जाता था कि जहाँ पर भी किसी कीड़े ने या किसी उसने डंक मार लिया है किसी भी रेप्टाइल ने, तो वहाँ पर अगर आप उसको उस जख्म को जला देते हैं तो भी उस जहर का असर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर फादर जो है पोइट के वो हर तरीका अपना रहे हैं, बल्कि एक रैशनलिस्ट और एक लॉजिकल इंसान होने के बावजूद भी वो सब कुछ कर रहे हैं जो उनको उस वक्त कोई भी सजेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। किसी भी तरह का कोई भी आइडिया कोई दे रहा है तो वो फटाफट उस चीज़ को मान जाते हैं। I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison. Now, यहाँ पर देखिए फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, जैसे कि इनके ट्रीटमेंट के लिए जो इन्होंने पोइट के फादर ने पैराफिन ऑयल डाल के जो वहाँ पर वूंड था, जो ज़ख्म था, उसे जला दिया था, उस पर आग लगा देने के बाद इनकी मदर को कोई शांति नहीं मिली थी, कोई आराम या कोई तसल्ली महसूस नहीं हो रही थी, उल्टा उनका दर्द और ज़्यादा बढ़ गया था। दिस फ्लेम वॉज फीडिंग ऑन हर, ये आग की ये जलन उनको खाए जा रही थी, मतलब कि वो और ज़्यादा तड़प रही थी और ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई थी। देन कम्स द होली मैन। गाँव में आज भी झाड़ा लगाने के लिए, है ना, झाड़ा लगाने के लिए किसी को बुलाया जाता है, तो वो भी आए हुए थे, वो भी अपने मंत्रों से, अपनी नॉलेज से, अपनी विजडम से वो भी किसी तरह से इस पॉइज़न को टेम करने की कोशिश। टेम एक्चुअली किया जाता है वाइल्ड एनिमल्स को, तो यहाँ पर ये जो पॉइज़न है ये भी बहुत वाइल्ड हो चुका है इन नेचर, है ना। तो इसको टेम करने के लिए, इसको काबू में लाने के लिए, टेम मीन्स काबू करना, तो इस पॉइज़न को, इस जहर को अपने काबू में लाने के लिए कि ये पूरी बॉडी में ना फैल जाए, तो वो भी अपने सर्टेन रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे थे, होली मैन जो है। और उनके चेहरे पे कैसी एक शांत चेहरा था उनका, बाकी लोग जितने भी हड़बड़ाए हुए हों, घबराए हुए हों, लेकिन दिस होली मैन ये पूरे कम्प्लीटली शांत थे। और ये शांति कैसे आई थी उनके चेहरे पर? उनकी समझदारी से, उनकी सूझबूझ से। नाउ कम्स द फाइनल स्टैंजा। After 20 hours, it lost its sting. My mother only said, "Thank God the scorpion picked on me and spared my children." वाओ, कितनी खूबसूरत लाइन्स हैं ये। देखिए, एक मदर हद से ज़्यादा तकलीफ़ में तड़प रही है, मतलब जान पर खेल के ही उनकी ज़िंदगी जो है आफ्टर 20 आवर्स, तकरीबन 20 घंटे तक वो तड़पती रहीं, पूरा दर्द झेला उन्होंने, ठीक है। नाउ फाइनली द स्टिंग इज़ आउट ऑफ हर बॉडी। अब जो है वो जो डंक था वो उनकी बॉडी से फाइनली बाहर निकल चुका है। तब भी उनके शब्द, जो पहले शब्द इस माँ के मुंह से निकलते हैं वो ये होते हैं कि भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो बिच्छू था इसने मुझे अपना निशाना बनाया, ही पिक्ड ऑन मी, और मेरे बच्चों को इसने छोड़ दिया, कि मतलब मुझे डंक मार लिया और मेरे बच्चों को नहीं मारा। इस बात के लिए वो भगवान को धन्यवाद देती हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी पोएम थी। और अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस और एक्सप्लेनेशंस लेके आप लोगों के लिए हेल्पफुल बनने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू and have a nice day.